They both is start. Afternoon, sir. हाँ जी, कैसे हो आप सब? Thank you. बच्चों स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को ये? तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कल हमने पिछले 2 लेक्चर्स में काफ़ी बातें की ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, और जो कल हमारी काफ़ी सारी बातें ये भी हुई कि कल्चर का क्या रोल है डेवलपमेंट में, और लोगों की जो थिंकिंग है, जो माइंड सेट है, उसका क्या रोल है। तो वो सारी बातें भी हमने काफ़ी डीपली वो चीज़ें डिस्कस की प्रीवियस लेक्चर। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है कि किसी देश में कितना विकास हुआ है और कहाँ तक आगे होगा, वो कैसे मापा जाता है। मतलब जैसे हम रुपए है, जैसे पैसा है, मनी है, उसको हम कैसे माप सकते हैं? 100 रुपए, 100 यूरो, 100 डॉलर, बहुत सारी करेंसी है, मेजरमेंट्स है ना पैसे को मापने के। तो सेम ऐसे ही जो है विकास को मापने के भी कुछ तरीके हैं कि किस देश में डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ, हुआ है तो कितना हुआ है। वो सारी चीजें भी जो है आज हम डिस्कस करेंगे कि आर्थिक विकास को मापने के साधन कौन कौन से हैं। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। जनरली इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ चेंज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि आर्थिक विकास क्या है कि एक लंबे टाइम तक एक ऐसी प्रोसेस चलना जिसमें एक देश की स्थिति जो है बदले, उसमें सुधार हो। Though there are several criteria or principles to measure the economic development, yet none provides a satisfactory and universally acceptable index of economic development. तो इन्होंने कहा कि आर्थिक विकास को मापने के बेहद बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उनमें से कोई एक तरीका ऐसा नहीं है जिसको आप ये बोल दो हाँ ये बेस्ट है। ऐसा कोई सा भी तरीका नहीं है। एक हर तरीके में, हर मेजरमेंट में कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाई भी हैं। तो इसलिए एक ही मेजरमेंट को हम ये नहीं कह सकते कि ये बेस्ट मेजरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो आगे उन्होंने कहा है हेंस इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम टू आंसर अबाउट द मेजरिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसलिए एक दुविधा है कि आर्थिक विकास को मापने के लिए सबसे बढ़िया मेजरमेंट कौन सा है। तो एक इकोनॉमिस्ट हुए थे अपने टाइम में, आरजी लिप्से, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कहीं पे। R.G. Lipsey maintains that there are many possible measures of a country's degree of development
income per head, the percentage of resource unexploited, capital per head, serving per head and amount of social capital। तो आरजे लिप्स ने कहा है कि किसी देश के विकास को मापने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे डिग्री ऑफ डेवलपमेंट है, इनकम पर हेड है, ये भी एक तरीका है, परसेंटेज ऑफ रिसोर्सेज अनएक्सप्लॉइटेड कि ऐसे कितने संसाधन है किसी देश में जो यूज ही नहीं किए गए, कैपिटल पर हेड कि एक आदमी की इनकम कितनी है, फिर सेविंग पर हेड कि एक आदमी कितने पैसे बचाता है, फिर अमाउंट ऑफ सोशल कैपिटल कि लोगों के पास कितनी पूंजी है। तो ये हजारों तरीके हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, बट मोर कॉमनली यूज क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर इंक्रीज इन नेशनल इनकम, पर कैपिटा रियल इनकम, कंपैरेटिव कंसेप्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। तो अब जो बात हुई है यहाँ पे कि हम सभी मेजरमेंट्स की हम बात नहीं कर सकते, उतना हमारे पास टाइम भी नहीं है, तो जो बेसिक से है मेजरमेंट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मापने के, हम उनकी बात करेंगे। तो किसी देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, कैसे पता करें? पहला मेजरमेंट है नेशनल इनकम एज एन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, कि किसी देश की जीडीपी कितनी है, किसी देश की जीएनपी कितनी है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि वो देश में डेवलपमेंट कितना है। ये एक तरीका था आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले कह दीजिए, उस टाइम ये तरीका आया था कि जिस देश की जितनी ज्यादा जीडीपी होगी वो उतना ही विकसित होगा। ये एक तरीका स्टार्टिंग में आया था सबसे पहले। तो इसमें लिखा हुआ है there is a group of certain economists which maintains the growth of national income should be considered most suitable index of economic development. There are Simon Kuznets, Meir and Baldwin, Hicks, D. Samuelson, Pagan and Kuznets who favor this method as a basis for measuring economic development. For this purpose, national product NNP is preferred to gross national product GNP as it gives a better idea about the progress of a nation। तो जो राष्ट्रीय आय है उसको कई इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये सबसे बढ़िया तरीका है कि जिस देश में जीएनपी जीडीपी जितनी ज्यादा होगी वो देश जो है उतना ही ज्यादा विकसित होगा। अकॉर्डिंग टू Professor Meyer and Baldwin, if an increase in per capita income is taken as the measure of economic development, we would be in the awkward position of having to say that a country had not developed if its real national income had risen but population had also risen at the same rate। तो दो इकोनॉमिस्ट और थे, प्रोफेसर मायर एंड बाल्डविन, उन्होंने कहा ये तो एक अजीब सी स्थिति हो जाएगी अगर ये मेजरमेंट इतना ठीक है कि जिस देश की जीडीपी जितनी ज्यादा होगी वही विकसित माना जाएगा, तो हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि उस देश की पॉपुलेशन भी क्या उतनी बड़ी है क्या। इसको आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो कि मान लीजिए अभी 2020 खत्म होने वाला है, इसमें मान लेते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो है 10, यानी 10 ही आदमी है, 10 ही है टोटल पॉपुलेशन इंडिया की, और जो जीडीपी है वो 100 रुपए है। अब अगले बार क्या होता है कि 2021 में क्या सिचुएशन है कि पॉपुलेशन बढ़ के होगी 10 से 20 और जीडीपी भी हो गई 100 से 200 रुपए। तो क्या वो डेवलपमेंट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि जितनी जीडीपी बढ़ी है 100% इंक्रीज हुआ है, पॉपुलेशन भी इतनी बड़ी है। तो इन्होंने ये कहा है कि ये मेजरमेंट ठीक नहीं है, इस मेजरमेंट्स में काफी कमियां हैं, क्योंकि अगर पॉपुलेशन भी ऐसे बढ़ेगी साथ साथ में तो ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो सकता। Similarly, Professor maintains that total income is a more appropriate concept to measure welfare than income per capita. Therefore, in measurable economic development, the most appropriate measure will be to include final goods and service produced, but we must allow for the wastage of machinery and other capital goods during the process of production। इन्होंने कहा कि टोटल इनकम ही सबसे अच्छा मेजरमेंट है आर्थिक विकास को मापने के लिए। तो आगे इसमें कुछ आर्गुमेंट्स दिए गए हैं तर्क वितर्क कि क्यों नेशनल इनकम एक सही तरीका है डेवलपमेंट को
माप लेगा। तो इनने कहा ए लार्जर रियल नेशनल इनकम इज नॉर्मली ए प्री रिक्वेस्ट फॉर एन इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड हेंस ए राइजिंग नेशनल इनकम कैन बी टेकन एज ए टोकन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इन्होंने कहा है कि भाई एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है नेशनल इनकम का वो किसका है, रियल पर कैपिटा इनकम का भाग है। इसलिए अगर किसी देश की जीडीपी ज्यादा है तो मतलब लोगों के पास भी उतनी ही ज्यादा इनकम है। सेकंड ये है, इफ पर कैपिटा इनकम इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट द पॉपुलेशन प्रॉब्लम में बी conceived since population has already been divided out. In this context, Professor Suman Kujnitz writes the choice of per capita per unit or any similar measures to gauge the rate of economic growth carried with it danger of neglecting the deemed neutral of the ratio. इन्होंने यही बात कही है जो हमारे प्रोफेसर स्टीवन कोजनेट्स है कि पर कैपिटा इनकम जो है वो भी एक सही मेजरमेंट है। अब जैसे हमारे देश में जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, क्या आप में से कोई बता सकता है इंडिया में पर कैपिटा इनकम क्या है? कोई भी बता सकता है हमें से, अगर पता हो, अगर आप लेटेस्ट चीजें पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में तो कुछ आइडिया है कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम है क्या? आप मैसेज में भी रिप्लाई कर सकते हो कि प्रति व्यक्ति आय भारत में कितनी है, या आप ये बता दो कि प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं, आप ये चीज भी बता सकते हो। नहीं पता किसी को? तो ये एक जो था हमारा इसमें एक इम्पोर्टेंट पार्ट था, ये आपको डिटेल में आगे पढ़ना है कि इसमें और क्या क्या चीजें शामिल हो सकती है। फिर सेकंड जो मेजरमेंट है वो है पर कैपिटा रियल इनकम। तो ये क्या होता है? पर कैपिटा रियल इनकम मतलब ये है कि जैसे मैंने 100 रुपए कमाए, अपनी इनकम है मेरी, उसमें से टैक्स वगैरह काट के, मान लीजिए कि टैक्स भी कट गया, और जो चीजें मैं खर्च कर रहा हूँ, मतलब मान लीजिए कि 100 रुपए में से 20 रुपए टैक्स था, 80 रुपए बच गए, उस 80 में से 10 रुपए मैंने अपने पास सेव कर लिए, 70 बच गए, और उस 70 को मैंने क्या किया, अपना चीजों पे खर्च कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि वो 70 रुपए मेरी रियल इनकम है। तो इन्होंने कहा है कि पर कैपिटा रियल इनकम से भी हम डेवलपमेंट माप सकते हैं। मीन्स अगर किसी देश में पर कैपिटा रियल इनकम जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। ये जो मेजरमेंट है काफी हद तक ठीक भी है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत में नहीं है। सम इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट इकोनॉमिक ग्रोथ इज meaningless if it does not improve the standard of living of the common masses। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि आर्थिक वृद्धि का कोई फायदा नहीं है अगर लोगों का जीवन स्तर अच्छा ना हो। Thus, they say that the meaning of economic development is to increase aggregate output. Such a view holds that economic development be defined as a process by which the real per capita income increase over a long period time। तो इन्होंने यही कहा है कि भाई आर्थिक विकास का मतलब यही है कि किसी भी देश में रहने वाले जितने भी वहाँ की पॉपुलेशन है सबकी जो है वास्तविक आय बढ़े लंबे टाइम तक। क्यों? क्योंकि अगर किसी आदमी की वास्तविक आय बढ़ेगी तो सीधी सी बात है वो चीजों पे ज्यादा पैसे खर्च करेगा, कंजप्शन ज्यादा करेगा। अगर कंजप्शन ज्यादा करेगा तो उसके लिए फैक्ट्रियों को और ज्यादा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, और ज्यादा चीजें बनानी पड़ेगी। अगर प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगा और ज्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी। अगर नौकरियां लोगों को ज्यादा मिलेगी तो वो भी इनकम जनरेट करेंगे, और इनकम जनरेट होगी तो वो टैक्स भी देंगे। अगर वो टैक्स देंगे तो क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज होगी, लोगों की जीडीपी भी बढ़ेगी। तो ये एक सर्कल है। तो रियल पर कैपिटा इनकम को भी एक अच्छा मेजरमेंट माना गया है, और ये इसमें ज्यादा कमियां नहीं है, ये भी आपको डिटेल में पढ़ना है।
फिर है तीसरा मेजरमेंट इकोनॉमिक वेलफेयर एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि आर्थिक कल्याण को ही जो है आर्थिक विकास का साधन माना जाए। कीपिंग इन व्यू द ड्रॉबैक्स ऑफ रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सम इकोनॉमिस्ट लाइक कॉलिन क्लार्क, किंडल बर्जर, डी ब्राइट सिंह, Hersey, etc. suggested economic welfare as the measure of economic development। तो ये जितने इकोनॉमिस्ट के मैंने नाम लिए हैं उन्होंने ये कहा कि ऊपर वाले जो मेजरमेंट है वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं, उनमें काफी कमियां थी। तो उन्होंने क्या कहा कि तो उन्होंने ये बात कही कि भाई हम जो है जिसका जितना ज्यादा कल्याण होगा, कल्याण का मतलब ये है फैसिलिटी देना, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना, वो सारी चीजें। तो उन्होंने कहा कि आर्थिक कल्याण जितना ज्यादा होगा किसी देश में तो उसकी जो है प्रति व्यक्ति आय भी प्रति व्यक्ति आप ये कह सकते हो विकास या ओवरऑल डेवलपमेंट कह सकते हो कि हुआ है। तो इन्होंने कहा है द टर्म इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी अंडरस्टूड इन टू वेज। तो जो ये आर्थिक कल्याण की धारणा है इसको हम दो तरीकों से समझ सकते हैं। पहला तरीका क्या है, when there is a equal distribution of national income among all the section of the society it raise economic welfare। ऐसे है तो ये इम्पॉसिबल सी बात है। इसने क्या बात कही है कि जब सबके बीच में जो नेशनल इनकम है वो इक्वली बट जाए, उससे क्या होगा, लोगों का आर्थिक कल्याण होगा। लेकिन अगर रियलिटी चेक करें असलियत में क्या ऐसा होता है, मान लीजिए कि 100 रुपए हमारी जीडीपी है, 10 पॉपुलेशन है, तो अनिल अंबानी को भी 10 रुपए आ रहे हैं, मुझे भी 10 रुपए मिल रहे हैं, आपको भी 10 रुपए मिल रहे हैं। क्या ऐसा रियल में पॉसिबल है? नो, नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अनिल अंबानी जो काम कर रहा है वो मैं नहीं कर सकता, मैं जो कर रहा हूँ वो आप नहीं कर सकते। तो इन्होंने जो पहली चीज कही है ये कह रहे हैं कि जितनी भी पॉपुलेशन है सबको इक्वली पैसा मिलना चाहिए, इक्वल ही उनको पैसा दे, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। दूसरी जो इनकी कंसेप्ट है, इन्होंने कहा when the purchasing power of money goes up, even then there is an increase in the level of economic welfare। The purchasing power of money can go up when the increase in national income, there is also an increase in the price of goods। That means economic welfare can increase if price stability is ensured। Thus, economic welfare can boost with the equal distribution of income and price stability। Higher the level of economic welfare, higher will be extent of economic development and vice versa। इसको मैं बिल्कुल आपको धीरे से समझाता हूँ कि क्या चीज है ये। इन्होंने ये कहा कि जब किसी आदमी के पास परचेजिंग पावर बढ़ती है, जैसे कि मान लीजिए हमारी करेंसी अभी रुपीज है, अभी डॉलर के मुकाबले काफी कमजोर है, तो मान लेते हैं कि रुपीज की वैल्यू बढ़ जाती है, तो उससे क्या होगा, हम ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे, ज्यादा कंजप्शन कर पाएंगे। ज्यादा कंजप्शन करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों को अच्छा होगा, बढ़िया स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे, बढ़िया हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा वेलफेयर बढ़ रहा है, हमारे अंदर जो है प्रोस्पेरिटी आ गई है, एक हैप्पीनेस जो है सोसाइटी में आ गई है। तो ये इसका मतलब है, दो कंसेप्ट मैंने आपको बताई है, ए और बी। फिर है आर्गुमेंट अगेंस्ट वेलफेयर इंडेक्स, कि इसमें कुछ कमी है, जो ये वेलफेयर इंडेक्स है, हाँ इसमें भी कुछ कमियां हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू असेस इकोनॉमिक वेलफेयर it is essential to know the nature of national income and the social cost of production। We face lot a practical difficulties while estimating these economic factors। It is on account of this reason that many economists do not consider economic welfare as a good measure of economic development। Also, the concept of welfare is subjective in nature, which cannot be measured। Also, welfare is a relative term which differs from person to person। ये बहुत अच्छी बात की उन्होंने। तो इसमें कुछ बातें आई हैं कि वेलफेयर इंडेक्स को हम क्यों नहीं मान सकते सही मेजरमेंट। तो पहली चीज क्या है, इन्होंने कहा है इसलिए नहीं मान सकते कि वेलफेयर की डेफिनेशन जो है सबके लिए अलग अलग है। अगर मैं अब स्टूडेंट से पूछूं कि भाई आपके लिए आर्थिक कल्याण का मतलब क्या है, तो आप ये कहोगे सर अगर मेरे पास बढ़िया सा मोबाइल हो जाए, बढ़िया सी मेरे पास गाड़ी हो जाए, अच्छे मुझे कपड़े मिल जाए,
तो मेरे लिए तो सर यही इकोनॉमिक वेलफेयर है, ये स्टूडेंट का कहना है, ठीक है। और मेरे से कोई पूछे कि भाई सर आपके लिए इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है, तो मैं भी यही कहूँगा कि मेरे पास एक बड़ी सी कोठी या बंगला हो जाए, और मेरे पास एक बड़ी सी गाड़ी हो जाए, और एक लग्जरी लाइफ मुझे मिले। कोई अगर अनिल अमान से पूछे कि सर आपके लिए इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है, तो वो कहेगा कि सर अभी तो मेरी फैक्ट्री सिर्फ इंडिया में है, मैं यूएसए में मेरे प्लांट लग जाए, ब्रिटेन में मेरा बिजनेस रन करने जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये इकोनॉमिक वेलफेयर की जो डेफिनेशन है आर्थिक कल्याण की, सबके लिए अलग अलग है, कोई एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं बनाई गई है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो है यहाँ पे। उसके बाद इकोनॉमिक वेलफेयर को मापा नहीं जा सकता, जो दूसरी दिक्कत है। अगर मेरा इकोनॉमिक वेलफेयर हुआ है तो इसको आप मापोगे कैसे? कोई इसकी यूनिट नहीं है। जैसे हम रुपया मापते हैं, दूध मापते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मापते हैं, लेकिन इसकी वेलफेयर क्या है? वेलफेयर एक ऐसी चीज है जिसको आप फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उसको देख नहीं सकते, उसको माप नहीं सकते, सिर्फ फील किया जा सकता है कि पहले भाई मेरे पास फटे पुराने कपड़े थे, एक टाइम का खाना मिलता था, झुग्गी झोपड़ी में रहता था, और अब क्या हुआ है? अब मैं जो है एक बढ़िया से मकान में रह रहा हूँ, अच्छी जींस पहन रहा हूँ, मेरे पास 2 बुलेट भी है, एक गाड़ी भी है। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि वेलफेयर हो गया है, लेकिन कितना हुआ है वो तो नहीं पता चला ना। तो इसलिए वेलफेयर को मापा भी नहीं जा सकता, इसमें ये बात बोली गई है। उसके बाद है जी अगले जो मेजरमेंट है वो है कंपैरेटिव कंसेप्ट। अगला जो मेजरमेंट है, economic development is a comparative concept, and it can easily be understood and measured in a simple way. From comparative concept we can ascertain how much the economic development has been attained in a country. इसमें बेसिकली क्या है कि हम कंपेयर करेंगे कि भाई इंडिया में ये हुआ है, पाकिस्तान में ये हुआ है, इंडिया में ये चीज नहीं है, पाकिस्तान में ये नहीं है। तो ये कंपैरिजन वाली कंसेप्ट है। The comparison can be made by two methods over time period। कि ये जो तुलना है, ये जो है दो तरीकों से की जा सकती है। पहला तरीका है कंपैरिजन विद इन द कंट्री, और दूसरा है कंपैरिजन विद अदर कंट्री। एक तो जो है आप एक देश के जो आपस के स्टेट्स है, जैसे हरियाणा वर्सेस पंजाब, हरियाणा वर्सेस महाराष्ट्र, दिल्ली वर्सेस तमिलनाडु, हम आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो एक देश का दूसरे देश के साथ। जो आपका बी वाला है कंपेरिजन विद अदर कंट्री, इंडिया वर्सेस चाइना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस यूएसए, तो आप ये कंपेरिजन भी कर सकते हो। तो हम पहले जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो है विद इन द कंट्री, कि देश के अंदर के स्टेट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो कंपेयर हुआ है, या उस देश में 1910 में क्या था, 1950 में क्या था, 1980 में क्या था, 2020 में क्या है। तो आप किसी देश में जो है ऐसे ही माप सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नेशनल इनकम, ये इंडिया की है, देखो। अब नीचे क्या है? टाइम पीरियड, और ऊपर क्या है? नेशनल इनकम। ये करोड़ में दी गई है। तो जब हम थे 1970 में, आज से 50 साल पहले, उस टाइम पे कितना था नेशनल इनकम? ये थी हमारी जी 1000 करोड़ समथिंग नेशनल इनकम थी 1970 में। फिर जी 5 साल बाद 1975 में ये बढ़ के कितनी होगी? 1800 करोड़। ठीक है, उसके बाद हम आ गए 2000 में, और 2000 में बढ़ के कितनी होगी जी? 2200 करोड़। ये हमारी नेशनल इनकम है। तो ये क्या है? हमने एक कंट्री का ही कंपैरिजन किया है। सबसे बड़ी बात ये है। तो अगर हम 2020 अगर यहाँ पे लिखा होता तो वो भी अब तक 2400 से ऊपर चला गया होता। तो कहने का मतलब क्या है? ये जो लाइन है, ये जो लाइन है जिसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ग्रोथ को शो करती है कि इतनी जो है आर्थिक वृद्धि हुई है। और अब हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर रहे हैं कि 1970 में जी इतना था नेशनल इनकम, 2000 में जी इतनी है। तो ये क्या हुआ? कंपेरिजन विद इन ए कंट्री। ठीक है, फिर है जी कंपेरिजन विद अदर कंट्री। इसमें क्या होता है? इसमें हमने क्या किया है, दो कंट्री की लाइन ले ली है कि मान लीजिए कि दो कंट्री है,
वहां यहाँ पे भी सेम ही है, नीचे यहाँ पे टाइम पीरियड लिया गया है, इधर हमने इनकम ली है। तो अब ये क्या है कि जो यहाँ पे दो लाइन शो कर रही है, एक तो आपकी ए लाइन और दूसरी आपकी बी लाइन। तो ये दोनों क्या है, अलग अलग देश की डेवलपमेंट की लाइन है। मान लीजिए कि ए जो कंट्री है वो हमारा क्या है, इंडिया है, और जो बी जो कंट्री है वो पाकिस्तान है। तो और यहाँ हमने टाइम मान लिया कि भाई ये 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 ये हमने एज्यूम कर लिया। और ये इनकम यहाँ दे रखी है 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़। तो अब हम जैसे ये मान लेते हैं कि 1950 में क्या सिचुएशन थी, कितनी इनकम थी। तो 1950 में अगर आप देखोगे, पाकिस्तान के पास थी सिर्फ 100, ओनली 100 करोड़ जीडीपी, और इंडिया के पास कितनी थी, 400 रुपए। तो ये एक तरीका है। फिर आप 10 साल बाद देखते हो, ठीक है, पाकिस्तान यहाँ पे आया, उसकी 200 करोड़ हुई, और इंडिया की जो है 400 से थोड़ा सा बढ़ी, 420 समथिंग। फिर 10 साल बाद फिर इसकी 300 करोड़ हुई, ये फिर जो है 450 के आसपास गई। फिर 10 साल बाद ये 400 पे आया, तो ये 5 साल बाद क्या हुआ कि अल्टीमेटली दोनों 500 के पास चले गए, दोनों में एक जैसी नेशनल इनकम हो गई। तो ये एक एग्जाम्पल था जब आप दो कंट्रियों के साथ करते हैं। फिर है पांचवा जो मेजरमेंट है वो क्या है, मेजरमेंट थ्रू ऑक्यूपेशनल पैटर्न। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन इज आल्सो रिगार्डेड as a criteria for the measurement of economic development. Some economists regard the change in the occupational structure as a source for measuring the nature of economic development. According to Colin Clark, there is a deep relation between the occupational structure and economic development. He has divided the occupational structure in three sectors. तो इसने कहा है कि भाई अगर हम किसी देश का विकास मापना चाहते हैं, तो जो 3 सेक्टर होते हैं एक अर्थव्यवस्था के, क्या क्या, एक तो प्राथमिक क्षेत्र जिसमें आपका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, फिशरीज, मछली पालन, फॉरेस्ट्री, वानिकी, माइनिंग, खनिज तत्व वगैरह निकालना, ये सब हो गया। सेकेंडरी सेक्टर जिसमें आपका इंडस्ट्री आ गया, व्यापार आ गया, विनिर्माण आ गया, संरचना आ गई, कंस्ट्रक्शन वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह, वो सेक्टर। और तीसरा सेक्टर क्या है, इट इंक्लूड्स सर्विस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सर्विस सेक्टर है। तो ये कह रहा है कि इन सेक्टर की परफॉर्मेंस के हिसाब से हम जो है डेवलपमेंट को देख सकते हैं। तो इन्होंने कहा है, इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज मेजोरिटी ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंगेज इन प्राइमरी सेक्टर, कि ऐसे देश जो विकसित नहीं है वहां आपको क्या मिलेगा, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेक्टर में लगी मिलेंगी, यानी कि एग्रीकल्चर में। जैसे कि इंडिया में होता था कुछ साल पहले, इंडिया की 80% पॉपुलेशन जो थी कुछ साल पहले सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लगी रहती थी। तो इसलिए उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे हम जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में आते थे, पहली चीज। उसके बाद फिर इन्होंने लिखा है, ऑन द contrary, in developed countries the majority of the working population works in tertiary sector. इसके विपरीत जो विकसित देश है, जो काफी डेवलप हो गए हैं, वहां पे आपको देखने के मिलेगा कि ज्यादातर लोग जो है थर्ड सेक्टर में यानी कि टर्सरी सेक्टर में मिलेंगे। जैसे कि सर्विस, जैसे कि आपका बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, यूनिवर्सिटी कॉलेज है, अदर प्राइवेट जॉब है, इनमें ज्यादातर लोग आपको लगे मिलेंगे। तो ये एक तरीका है डेवलपमेंट को मापने का। फिर उन्होंने लिखा है, ए शिफ्ट इन ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर shows the movements toward economic development. When a country make economic progress, its working population begins to shift from primary sector to secondary and secondary sector to tertiary. Thus, with economic development, the percentage of population engaged in primary sectors declines, while the percentage of population working in secondary and tertiary sectors increase. तो इन्होंने सिंपल सी बात कही है कि जब भी कोई देश विकास के रास्ते पे होता है तो विकास कैसे करेगा। मान लीजिए स्टार्टिंग में एग्रीकल्चर में
100 लोग लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे देश कोई विकास करेगा तो उनमें से जो है 100 में से 60 लोग जो है इंडस्ट्री में चले जाएंगे, कि यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद जब और विकास होगा तो उन 60 लोगों में से क्या होगा, 40 लोग जो है थर्ड सेक्टर में चले जाएंगे, यानी कि सर्विस सेक्टर में चले जाएंगे। और अब इंडिया में भी ऐसा ही हो रहा है कुछ कुछ। इंडिया में भी आप देखोगे पहले एग्रीकल्चर में 80% लोग थे, अब 49% लोग रह गए हैं। काफी लोग जो है इंडस्ट्री सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में आ गए हैं। तो ये भी एक चीज है। फिर यहाँ पे ना लिखा है, here we should note that the measurements of economic development through occupational pattern is not considered as satisfaction on the following grounds। इसमें भी कुछ कमियां हैं। पहली जो कमी है, it is not possible to clearly classify the occupation in an underdeveloped economy in 3 distinct categories। भाई हर देश में ये पॉसिबल नहीं है कि आप हर चीज की कैटेगरी बना लो। हो सकता है जैसे कि यहाँ पे जो माइनिंग है इंडिया में, माइनिंग को यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर में रखा गया है, खनिज तत्व निकालना। लेकिन यूएसए में जो माइनिंग है उसको इंडस्ट्री सेक्टर में रखा गया है, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में। तो ऐसा भी बहुत जगह पे होता है कि इनको कैटेगरी बनाना कि ये प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी सेक्टर है, ये टर्सरी सेक्टर है, उतना आसान नहीं है। हर देश के लिए चीजें अलग अलग है। फिर है secondly, in the early stage of development, the activities of territory sector like transport, communications, trade, etc. are inadequate and insufficient. Consequently, the chance of employment in these activities are very restricted. कि जब कोई देश विकास करना शुरू करता है तो शुरू में जो आपके टर्सरी सेक्टर है जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ये उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, तो इसलिए इनमें लोग भी उतना ज्यादा नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे डेवलप नहीं हुए। फिर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्राइटेरिया। अब इसमें मैं क्या चीज देखनी है, तो ये टॉपिक मैं आज यहीं तक ही करता हूँ, काफी बड़ा टॉपिक है। और जो इसमें बाकी का बचा हुआ टॉपिक है वो मैं आपसे कल डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो अब आपको इस टॉपिक्स में कोई डाउट हो तो अब आप मेरे से पूछ सकते हो। हमारे पास 5 मिनट बचे हैं इस क्लास के, तो आप जो है अपने आप को अनम्यूट करके कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हो। अरे बस सेकंड टॉपिक करवा दोबारा। सेकंड टॉपिक का नाम क्या था हमारा? सेकंड था पर कैपिटा इनकम था मेरे हिसाब से तो। हाँ, पर कैपिटा रियल इनकम। इसका मतलब ये है कि आप मान लो कि मेरे पास मेरी जो रियल इनकम है, रियल इनकम का मतलब ये है कि जो इनकम में चीजों पे खर्च करता हूँ, कंजप्शन के लिए खर्च करता हूँ। मान लीजिए ये 2020 है, इस पे मैं सिर्फ 80 रुपए लगा रहा हूँ, मेरे पास 80 रुपए हैं कंज्यूम करने के लिए। लेकिन अगले साल क्या हुआ कि मैं 120 रुपए खर्च कर रहा हूँ। वो इनकम कैसे बढ़ेगी? जैसे जीएनपी बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है। तो जैसे अगर मैं अब कंपेयर करूँ यूएसए का और इंडिया का, तो इंडिया में जो आपकी रियल इनकम है अभी 2020 के हिसाब से, वो मान लेते हैं 60,000 रुपए है एक साल में। लेकिन यूएस में आप देखोगे तो वहाँ पे 230,000 के आसपास है पर कैपिटा रियल इनकम। मतलब यूएसए वाले कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं, कंजप्शन ज्यादा कर रहे हैं तो सीधी सी बात है प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो जीडीपी भी ज्यादा होगा। तो ये है इसका मतलब। हाँ जी, कोई और डाउट? किसी और को कुछ पूछना हो इस टॉपिक से रिलेटेड? तो ठीक है जी, अटेंडेंस मैंने आप लोगों की ले ली है। ठीक है, और अभी आज जो 26 स्टूडेंट्स जो है, 27 स्टूडेंट्स ने जो है ये क्लास अटेंड की है। तो मैं आपके पास अटेंडेंस भी आज भेजता हूँ कि कौन कौन स्टूडेंट जो है अटेंड कर रहा है क्लास।